नेक्स्ट पार्ट आता है। इस पार्ट के अंदर हम लोग बातचीत करेंगे जनरलाइज्ड फोर्स के बारे में और जनरलाइज्ड पोटेंशियल के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आता है जनरलाइज्ड फोर्स। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने मोमेंटम की ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालने के लिए, जनरलाइज्ड मोमेंटम की ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों ने एनर्जी की मदद ली थी, वैसे ही हम लोग जनरलाइज्ड फोर्स की ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालने के लिए वर्क डन की मदद लेंगे। वर्क डन की मदद से हम लोग जनरलाइज्ड फोर्स की ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो क्या होगी जनरलाइज्ड फोर्स की ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, देखते हैं। तो जनरलाइज्ड फोर्स की ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की गुना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालता हूँ, डेल डब्ल्यू। किसी एक बॉडी है, कंसिडर कर लो उस बॉडी के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। उनके द्वारा जो नेट वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, समेशन i बराबर 1 से लेकर n fi डेल आर आई के बराबर होगा। कैसे आया सभी को पता होगा कि ये वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट होती है। तो पहले पार्टिकल के द्वारा होगा F1 डेल R1 प्लस F2 डेल R2 F3 प्लस डेल R3। इस तरीके से करोगे तो समेशन लग जाएगा, समेशन i बराबर 1 से लेकर n। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेल आर आई के लिए ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर दिए थे, उसका यूज करते हैं। तो वो क्या थी, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन आई बराबर 1 से लेकर n एफ आई। हम लोग पहले इसकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फाइंड कर दिए थे। अब हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी समेशन आई बराबर 1 से लेकर 3n पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे गुणा में डेल क्यू जे। याद है, ये हमारे सामने ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आई थी। हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली इल्यूज थ्योरम का यूज़ किया था। इल्यूज थ्योरम का यूज़ करके हमारे सामने ये आंसर आया था, याद है ना। हाँ, तो अब हम लोगों ने केवल किसका क्या किया है, हम लोगों ने इसके कोऑर्डिनेट्स को सोल्व कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्यू जे को एक तरफ रखता हूँ, एफ आई को इसके अंदर लेके आता हूँ। तो हमारे सामने जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, समेशन आई बराबर 1 से लेकर n हम लोगों ने ले लिया, ये समेशन इधर रखा, आई बराबर 1 से लेकर 3n। इस फोर्स को अंदर लेके गया मैं, एफ आई पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे। और ये क्यू जे वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने इससे बाहर रख दिया, मैंने इसको बाहर रख दिया, ठीक है। ये जो क्यू जे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं इंडिसेस चेंज कर देता हूँ। दो इंडिसेस एक जिसे हो जाएंगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इंडिसेस मैं अलग अलग कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसके बाहर जो है, सॉरी यहाँ से इसके बाहर मैंने क्या किया, क्यू जे से मल्टीप्लाई कर दी, डेल्टा क्यू जे से मैंने इसको ऐसे डेल्टा क्यू जे कर दिया। क्या किया है, इसको अंदर लेके गया हूं और फिर इसके बाहर ब्रैकेट लगा दिया, ये कर दिया। तो हमारे सामने जो इक्वेशन है ये कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो गई। ये थोड़ा जटिल दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं दोबारा से। डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन आई बराबर 1 से लेकर n। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आ रही है और वो क्वांटिटी क्या है, समेशन जे बराबर 1 से लेकर 3n एफ आई पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे, और इधर आ रहा है डेल क्यू जे। यानी कि आप लोग देख रहे हो ये क्या था, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट होता था, ठीक है। देखो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट किसी एक फैक्टर के साथ हो रही है। इस फैक्टर को मैं थोड़ी देर के लिए क्यू जे नाम दे देता हूँ, इस फैक्टर को हम थोड़ी देर के लिए क्यू जे नाम दे देते हैं। तो हमारा जो डेल डब्ल्यू है वो किसके बराबर आ गया, समेशन आई बराबर 1 से लेकर n, सॉरी आई बराबर 1 से लेकर 3n चला दो, ठीक है। हम लोगों ने इस फैक्टर को क्यूजे नाम दिया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने इस फैक्टर को क्यूजे नाम दिया है, इस फैक्टर को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, क्यूजे नाम दिया है। तो हमारे जो इंडिसेस हैं उनको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इंडिसेस को मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमने पहले कहा था कि सब के सब कैसे होंगे, डम इंडिसेस होंगे।
सब के सब कैसे इंडिसेज होंगे, डम इंडिसेज होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा j बराबर 1 से लेकर 3n, ठीक है, ये इंडिसेज मैं रख रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा qj और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल qj। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन किस बात का हो रहा है कि आपने इस क्वांटिटी को नाम दिया था, नहीं हम लोगों ने इस क्वांटिटी को नाम नहीं दिया था, हम लोगों ने इस वाली क्वांटिटी को नाम दिया था, इस वाली क्वांटिटी को हम लोगों ने नाम दिया था ये इन दोनों की जो प्रोडक्ट है उनका समेशन लिया था हम लोगों ने, सम लिया था, इन दोनों प्रोडक्ट्स की सम जो है उसको हम लोगों ने QJ नाम दिया था। अब मैं क्या किया, मैंने है ना देखा कि ये समेशन I बराबर 1 लेकर n, इसको मैं अंदर लेके गया और बाकी सब चीज़ों को मैं बाहर रखा हूँ, उसके कारण ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ये हमारा QJ के बराबर हम लोगों ने नाम दिया। अब QJ जो आया है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, हमने जो कहा, मैंने कहा कि मैंने किस क्वांटिटी को नाम दिया QJ, मैंने इसमें से कुछ, अब देखो हम लोग वैसे ही देख लेते हैं ना कि किस क्वांटिटी को हम लोगों ने QJ नाम दिया, हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं। हमारे सामने डेल W की एक तो इक्वेशन आई है, ये क्या हमने एक तो लिखा है इसको समेशन j बराबर 1 से लेकर 3n QJ और डेल QJ, और एक और हमारे सामने जो पहले से थी वो ये थी कि समेशन I बराबर 1 से लेकर n समेशन j बराबर 1 से लेकर 3n fi पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ri विद रिस्पेक्ट टू QJ और डेल QJ। ये हमारे सामने पहले से थी, जो हम लोगों ने अभी ड्राइव की थी। कैसे ड्राइव की थी हम लोगों ने सिंपल हम लोगों ने डेल W निकाला था, सिंपली हम लोगों ने fi डेल RI किया था, डेल RI की वैल्यू रखी थी, जिससे जो हमारे सामने डेल W की इक्वेशन ड्राइव होकर आई थी वो हमारे सामने होकर आई थी ये, और ये हम लोगों ने अभी एक QJ नाम की क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया है। अब आप लोग कंपेयर करो इन दोनों में से और QJ की वैल्यू निकालो। तो QJ की वैल्यू निकालोगे ऑन कंपैरिजन तो क्या आएगी, समेशन I बराबर 1 से लेकर n, क्योंकि एक समेशन तो ये, एक समेशन दोनों में नहीं आएगा, ठीक है। डेल QJ है, डेल QJ है, बच क्या गया ये वाला फैक्टर, लिख दो इस वाले फैक्टर को fi, ठीक है, fi पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ RI विद रिस्पेक्ट टू QJ। ये वाला जो फैक्टर है इसको आप लोग क्या कहते हो, ये आप लोग के सामने होती है जनरलाइज्ड फोर्स की ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। ये क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स की ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। आई बात समझ में। तो जो QJ है वो आप लोग देख पा रहे हो कि QJ किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो QJ डिपेंड ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑन द कोऑर्डिनेट QJ एंड द पॉसिबल टाइम t, Therefore QJ is called generalized force। तो यहाँ पे आप लोग इस generalized force को कह सकते हैं, QJ यहाँ पे क्या है, generalized force है। तो how can you define the generalized force? तो generalized force may be defined as the summation of the product of force acting on the particle and partial differentiation of Ri with respect to QJ, ठीक है। इसको आप लोग इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हो इसकी मदद से, किसकी मदद से, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन की मदद से। ओके ओके। एक तरीका और है कि एक तरीके से और हम लोग जनरलाइज्ड फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, और वो तरीका है आप लोगों का ये वाला, इसकी मदद से भी आप लोग जनरलाइज्ड फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, क्या आप लोग कहोगे जनरलाइज्ड फोर्स इज इक्वल टू द वर्क डन इफ, कि कब होगा ये वर्क डन की इक्वल, जब जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इज यूनिटी। व्हेन जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इज यूनिटी देन जनरलाइज्ड फोर्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इस तरीके से आप लोग जनरलाइज्ड फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हो। आई थिंक आपको आया होगा जनरलाइज्ड फोर्स। अब देखो जनरलाइज्ड फोर्स के जो डायमेंशन है वो वही डायमेंशन होंगे जो वर्क डन के डायमेंशन है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जनरलाइज्ड फोर्स के पास हमेशा ही फोर्स के डायमेंशन हो, इनके डायमेंशन हमेशा वही होंगे जो कि एक वर्क डन के डायमेंशन होंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने जनरलाइज्ड फोर्स यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब इसके बाद आता है जनरलाइज्ड पोटेंशियल। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं जनरलाइज्ड पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरलाइज्ड पोटेंशियल। जनरलाइज्ड पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग दो तरह के सिस्टम मानते हैं। एक तो अगर हमारा
कंजर्वेटिव सिस्टम है और एक हमारा नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है, कंजर्वेटिव सिस्टम है। तो हम लोग पहला कंडीशन मानते हैं कि हमारा कंजर्वेटिव सिस्टम है। तो जब कंजर्वेटिव सिस्टम होगा तो उसमें हम लोग वर्क डन को माइनस ऑफ पोटेंशियल के चेंज इन पोटेंशियल के बराबर लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे इल्यूज थ्योरम निकालेंगे, हम लोग डेल वी निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे वी के अंदर। ठीक है, आप सबको पता है, हम सबको पता है कि हमारा जो पोटेंशियल है वी, ठीक है, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग ये मतलब वो किन किन फैक्टर्स का फंक्शन है इसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी हमारे सामने हो जाएगा। तो द वर्क डन बाई द फोर्स ऑन द सिस्टम इन एन आर्बिट्री डिस्प्लेसमेंट, कि अगर आपके सामने हम लोग कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट मान ले डेल आर आई, तो उसके अंदर जो वर्क डन होगा उसको आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, ये हम लोग इसकी मदद से समझाएंगे। अब हमारे सामने जो v है, जो हमारा पोटेंशियल है, वो हम लोगों के सामने तीनों कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होगा, x का भी, y का भी, z का भी। मानते हो आप लोग? ठीक है, और हमारे सामने सिस्टम है तो x1 x2 x3 इस तरीके से xn तक जाएगा, फिर y भी ऐसे जाएगा, z भी ऐसे जाएगा। तो उस चीज़ को मैं समेशन में इंक्लूड कर लूँगा कि भैया माइनस ऑफ समेशन i बराबर 1 से लेकर n। अब आप लोगों को क्या करना था, वहीं कि भैया ये v जो है हमने कहा कि किस किस का फंक्शन होगा, xi का, y का और zi का। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू xi गुणा चेंज इन xi प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू yi गुणा चेंज इन yi प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू zi गुणा चेंज इन zi। कैसे आया, ये बात आई ना समझ में, कि हम लोगों के सामने v जो था वो इन तीनों का फंक्शन था, इल्यूज थ्योरम का यूज किया, सिंपली हमारे सामने ये बात आ गई। अब आप लोग देखो कि हमारे सामने जो ये चीज़ आई है, इस चीज़ को पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू xi गुना में डेल्टा xi, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू yi गुना में डेल्टा yi, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू zi गुना में डेल्टा zi। इस चीज़ को आप लोग और क्या लिख सकते हो, हम लोग इसको चाहें तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं हम लोग इन्हें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में? ठीक है, क्यों लिख सकते हैं हम लोग इन्हें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की, क्यों लिख सकते हैं हम लोग इनके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म में? देखो भैया, ये जो मैंने बताया xi yi zi, ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ही तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और हम लोग उनको क्यू के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे मैं इंडिसेस चेंज कर रहा हूँ, समेशन k बराबर 1 से लेकर 3n क्यू के, यानी इसको ऐसे लिखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू के, सॉरी एक मिनट, इस बात को ये मैंने सीधा नेक्स्ट स्टेप लिख दिया, इससे पहले एक स्टेप और आएगा, सॉरी वो स्टेप समझाता हूँ मैं आप लोगों को पहले। सॉरी, वो थोड़ा कैमरा नीचे गिर गया था, अब शायद वीडियो की ओरिएंटेशन भी चेंज हो गई होगी, तो आप अपने हिसाब से इसको सिंक कर लेना। मैं कह रहा था इससे पहले एक स्टेप आएगा, वो मैं स्टेप भूल गया था, ध्यान नहीं रहा, कोई नहीं। ये स्टेप आप लोगों का सिंपली ऊपर वाले स्टेप से उठेगा, जो हम लोगों ने जनरलाइज्ड फोर्स निकाला था। जनरलाइज्ड फोर्स निकालते समय हम लोगों ने इसको लिखा था डेल W इज इक्वल टू समेशन k बराबर 1 से लेकर, मैं इंडिसेज मैंने कहा था ये सब डमी इंडिसेज, आप लोग इनको चेंज कर सकते हो, k बराबर 1 से लेकर 3n, यहाँ पे आएगा क्यू के डेल क्यू के। ठीक है, ये एक स्टेप है, इसको याद रखना। अब मैंने कहा था x1 y1 z1 ये सब के सब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको आप लोग एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दोगे। तो माइनस ऑफ डेल v किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ समेशन, मैंने इनको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दिया, k बराबर 1 से लेकर 3n पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्यू के गुना में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट डेल्टा क्यू के। अब ये दोनों फैक्टर बराबर हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, जब ये दोनों चीज़ें बराबर आएंगी तो हमारे सामने क्या चीज़ बराबर आ जाएगी, भैया समेशन k बराबर 1 से लेकर 3n क्यू के डेल क्यू के बराबर
माइनस ऑफ समेशन के बराबर 1 से लेकर 3n पार्शियली डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्यूब के गुणा में डेल क्यूब के। अब जब सब चीज़ कट कटा के देखोगे तो आप लोग ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर के बराबर आ रहा है, तो हमारे सामने क्या इक्वेशन बनेगी, इधर देखेंगे भैया क्यूब के इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्यूब के। हो गया, आई बात समझ में, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्यूब के, हुई बात। अच्छा जी, अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम और आ गई खड़ी होकर। क्या प्रॉब्लम आई कि ये सब तो ठीक है सर, हमारे सामने पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्यू के तो आ रहा है। अब एक प्रॉब्लम और जो बड़ी खड़ी होकर आई कि सर हमारे सामने पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्यू के होगा क्या। हमें तो ये फाइंड आउट कीजिए आप लोग कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्यू के निकालनी है। हम लोगों ने ये एक, मैंने कहा था यहाँ पे मैं इसको क्योंकि को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा है। अब ये जो हमारे सामने ये है, ये मैंने कहा था कि x1 y1 zi ये सब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ही हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यूके को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे इंडिसेस को चेंज किया। क्यों चेंज किया? ताकि मैं इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रख सकूँ और एक क्यूके और इसके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकूँ। अब मेरे सामने यही प्रॉब्लम आ गई कि सिर्फ पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्यू के आया कहाँ से। यही प्रॉब्लम पहले भी अराइज हो रही थी, अब भी यही प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को अब दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग फाइंड आउट ही कर लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्यू के होता किसके बराबर है। अगर हम लोगों ने इसकी मदद से इस v को हम लोगों ने ये मानते हुए अगर हम लोगों ने इसको सोल्व कर दिया कि ये हमारे सामने पार्शियल v क्यू के माइनस ऑफ क्यू के बराबर आ गया, तो हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ हमारी जो इक्वेशन हम लोगों ने ये फाइंड आउट की ये सही है। तो अब हम लोग इसी के ऊपर ही वर्क करते हैं, आ जाओ। तो देखो भैया ये कैसे फाइंड आउट होगा, तो हमें क्या निकालना है अब हम लोग को निकालना है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्यू के। ठीक है, एक मिनट, हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू क्यू के, तो वो किसके बराबर होगा, समेशन i बराबर 1 से लेकर n। भैया v का पार्शियली चेन रूल का यूज करो, पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करो x1 के रिस्पेक्ट में और फिर x1 का पार्शियली डिफरेंशिएशन करो क्यू के रिस्पेक्ट में। फिर आप लोग वहीं करो कि भैया पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करो v का y1 के रिस्पेक्ट में और फिर yi है यहाँ पे yi के रिस्पेक्ट में, फिर आप लोग yi का पार्शियल डिफरेंशिएशन करो क्यू के रिस्पेक्ट में। फिर वहीं भैया आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करो v का zi के रिस्पेक्ट में और फिर आप लोग फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करो zi का क्यू के रिस्पेक्ट में। अब देखो माइनस ऑफ समेशन i बराबर 1 से लेकर n। अब आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो x1 y1 z1 ये तीनों मिला के ri देंगे। हम इन तीनों का डिफरेंशिएशन हो रहा है क्यूब के रिस्पेक्ट में, और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू xi, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू yi, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू zi, ये fi के बराबर होगा, ये सब fi के बराबर होगा। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि भैया fi की प्रोडक्ट हो रही है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ri विद रिस्पेक्ट टू क्यू के। और ये फैक्टर जो है आप लोगों को हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट करके आए हैं कि ये वाला फैक्टर क्यू के बराबर होता है। कहाँ हम लोगों ने इस फैक्टर को फाइंड आउट किया था, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था जनरलाइज्ड फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में कि ये वाला फैक्टर क्यू के बराबर होता है। तो डायरेक्टली आप लोग इस सेंस में भी पहुंच सकते हैं कि क्यू के बराबर। तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आप लोगों ने समझ ली क्या होगी। ये था कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। अगर आपका सिस्टम है वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा तो उस समय क्या होगा कि आपकी जनरलाइज्ड वेलोसिटी है वो आप लोगों की जनरलाइज्ड वेलोसिटी जो है और उसके ऊपर आप लोगों का ये डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा बिसाइड्स जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अलावा। तो हम लोग जनरलाइज्ड जो फोर्स एसोसिएटेड उससे हम लोग एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट क्यूजे
नोट बाय द इक्वेशन, जो हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करी इससे, ठीक है। तो उस समय हमारे सामने क्या हो जाएगा, हल्का सा चेंज आ जाएगा कि क्यू जे बराबर माइनस ऑफ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे प्लस डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट। ऐसा क्यों आया, क्योंकि जब हमारा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा तो उस समय हमारा जो ये है क्या, ये जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, क्यू के ऊपर भी और क्यू जे डॉट के ऊपर भी, ठीक है। इसको आप लोग वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल भी कहते हो और सिंपली जनरलाइज्ड पोटेंशियल भी कहते हो, किसके अंदर, जब हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता है तब। तो ये था आप लोगों के सामने जनरलाइज्ड फोर्स और जनरलाइज्ड पोटेंशियल। थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हार्ड पड़ जाता है बाकी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की बजाय। कुछ नहीं करना, ये जनरलाइज्ड फोर्स का तो मेरे हिसाब से ये होगा कि हम लोग डेल डब्ल्यू निकालेंगे और एफ आई डेल आर आई के पर मल्टीप्लाई करेंगे। डेल आर आई की जगह हम लोगों ने सीधे वैल्यू रखी, फिर हम लोगों ने इस वाले फैक्टर को याद रखना, ये वाला फैक्टर आप लोग कंपेयर किया, यहाँ से क्यू जे की वैल्यू फाइंड आउट आ गई। अगले वाले के अंदर सिंपली ये फॉर्मूले का यूज़ किया और यहाँ से इसको इसके बराबर रखना। ये वाली दोनों कंडीशंस आप लोग माइंड के अंदर रिमाइंड रखना और आप लोग इसको कंपेयर करोगे, आंसर आ जाएगा क्यू के फॉर्म में। ऐसे आप लोगों ने काम करना था। ये था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का मेनली यूज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बातचीत करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल के बारे में, हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल के बारे में।